हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आप लोग को पॉलिटिकल साइंस समझ में आ रहा है ना? तो अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम जरूर उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसमें? भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। आपको प्रश्न में ये पूछा भी जाता कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा। संविधान का निर्माण यानी संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा द्वारा किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा किया गया है। अब आगे देखिए, संविधान सभा की चुनाव। संविधान सभा की चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली बार जुलाई 1946 ईस्वी में की गई थी। यानी संविधान सभा की चुनाव, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में की गई थी। अब आगे देखिए, संविधान सभा के चुनाव वर्ष जुलाई 1946 ईस्वी में प्रांतों के संविधान सभा की चुनाव वर्ष जुलाई 1946 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, क्या बोला जा रहा है? यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत या के द्वारा 10 लाख जनसंख्या, कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुनने का प्रावधान किया गया था। आप देखिए क्या किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा की पहला जब चुनाव हुआ था तो उसमें क्या किया गया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मतलब होता है कि जनता द्वारा ना चुनकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। तो उस समय वोट नहीं हुई थी जनता में, समझिए। जनता जिसको चुनती है उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोला जाता है। लेकिन जो जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होते हैं। तो उसमें क्या किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था उस समय। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, संविधान सभा की कुल 389 सीटों पर चुनाव हुआ। यानी संविधान सभा की कुल 389 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें विभिन्न दलों की निम्न स्थिति थी। इसमें क्या होता था? ब्रिटिश प्रांत 292 सीटें, समझ रहे हैं ना? सीटें देसी रियासत 93 सीटें, चीफ कमिश्नर 4 सीटें, यानी कुल मिलाकर 389 सीटें। समझ रहे हैं ना? तो उस समय क्या हुआ था? विधानसभा द्वारा क्या किया गया था? 389 सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक है। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रांत से कितने चुने गए थे? 292 प्रतिनिधित्व को चुने गए थे, यानी सीट जीते थे, इसको चुने गए थे सदस्य को। कितने? 292 सदस्य। देशी रियासत मतलब होता है 93 सीटों को चुने गए थे सीट पर,
सदस्य को चुने गए थे और चीफ कमिश्नर में 4। तो आपको ये प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि ब्रिटिश प्रांत क्या होता था। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीय भूभाग पर जो कब्जा किया हुआ था अंग्रेज, जितना भी भारतीय भूभाग पर कब्जा किया था वह ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता था। तो वो भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों को जो शासन था, तो उसमें जितना भी भूभाग पर यानी 60% भूभाग पर कब्जा किए हुए था अंग्रेज। तो ये 60% भूभाग में जो चुन के लाए गए थे, उस समय चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, उसमें ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुने गए थे? 292 देसी रियासत आने। यहाँ इसके अलावा जो 40% क्षेत्र में वहां के शासन यानी स्थानीय शासक लोग शासन कर रहे थे, यहाँ के भारतीय लोग शासन कर रहे थे, उसे देसी रियासत कहा जाता था। उसमें 93 सीटें जीते थे और 4 चीफ कमिश्नर से थे। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में चुनाव हुई थी। कब? जुलाई 1946 में चुनाव हुई थी। अब संविधान सभा की कुल सीटें 389। संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? 389 में प्रांतों के लिए 296 सीटें दिए गए थे, यह निर्धारित किए गए थे। आने कुल सीट था कितना विधानसभा में? विधानसभा में 389 सीटें थे, जिसमें प्रांतों के लिए 296 सीटें निर्धारित किए गए थे। इसमें कांग्रेस पार्टी कितनी जीती थी? तो ये थे 208 जीती थी। उसके बाद आपका मुस्लिम लीग ये जीते थे 73 सीटें और अन्य जीते थे कितने? तो 15 सीटें। तो देखिए 8 और 16 यानी कितना सीटें? 296 सीटें कुल चुनाव हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जब ये 389 सीटों में से प्रांतीय क्षेत्रों के लिए निर्धारण कितना गया था? 296 सीटें। और उसमें प्रांतीय क्षेत्रों में जो निर्धारण किया गया था उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जीत गई थी 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत गई थी और अन्य 15 सीटें जीते थे। और कुल मिलाकर 296 सीटें जीते गए थे। अब आगे देखिए, भारत पाकिस्तान के अलग होने के बाद, यानी भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो होने के बाद कुल संविधान सभा की 389 सीटें में से 299 सीटें ही बची थी। यानी भारत के पास कितना सीटें बची थी? जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था तो 299 सीटें यानी बचे थे। यानी भारत में इतनी ही सीट बची थी। कितना? 299 सीट बचे थे यहां पर। यानी 90 सीट कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। देखिए जोड़ेंगे 90 सीट, 9 8 18 3, देखिए 389 हो गया ना। तो उसी तरह से ये कहा हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था तो अलग होने के कारण ये संविधान सभा के सीट 90 पाकिस्तान में चली गई और भारत में कितनी बची थी? 299 सीट ही बची थी। अब आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। कहां हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहां? दिल्ली में हुई थी काउंसिल पुस्तकालय भवन में। यानी दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में किसका कौन सा सभा हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। बहुत बार पूछा गया
कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसको यानी इस सभा को, जो प्रथम बैठक होता है संविधान सभा की बैठक को मुस्लिम लीग, संविधान सभा की बैठक को मुस्लिम लीग क्या किया था? बहिष्कार किया था। यानी मुस्लिम लीग लोग लीग द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक को बहिष्कार किया गया था। किस लिए? तो वो लोग को मांग था कि हम लोग अलग पाकिस्तान चाहिए, हम लोग को अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। उसके वजह से ये लोग क्या कर रहे थे कि संविधान सभा की भारत में बैठक हो रही थी, तो इन लोग बहिष्कार कर रहे थे कि हम लोग को बैठक में शामिल नहीं होना है, हम लोग को सिर्फ अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किए थे। पूछा गया है कि संविधान सभा की किस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक में, यानी इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यानी पूछा गया है कि जब ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक, उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष क्यों? उस समय क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बीमार थे और हॉस्पिटल में थे, लेकिन इनकी कर अधिक लंबा होने की वजह से इन्हीं को अध्यक्ष चुना गया था। समझ रहे हैं ना? और ये भी पूछा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने महिलाओं ने भाग ली थी? 15। कितनी? 15 महिलाएं इस बैठक में उपस्थित थी। किस बैठक में? संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित थी। अब आगे देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कहा हुई थी? दिल्ली में ही हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर, यानी 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कहा हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इस बैठक के अध्यक्ष, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। समझ गए ना? तो अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो 11 दिसंबर 1946 में, यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुन लिया गया था। और इस बैठक के उपाध्यक्ष किसे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यानी पूछे जाएगा आपको, अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था। जबकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? बी.एन. राय को। किसे? बी.एन. राय को चुना गया था, यानी बी.एन. राय को। अब इसमें देखिए, ये कई बार पूछे गए हैं कि संविधान सभा के सलाहकार किससे चुना गया था, यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए, ए बी.एन. राय, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राय। जरूर याद रखिएगा आप लोग। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक, यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में।
संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ये भी 11-2-13। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 2 दिनों के बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिनों बाद फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में नेहरू की अध्यक्षता में, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। यानी ये पूछा गया कि नेहरू द्वारा प्रस्तावना को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। और इस उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान द्वारा कब स्वीकृति मिली या स्वीकार कर लिया गया था संविधान द्वारा? तो कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। ये कई बार पूछे गए हैं कि उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत संविधान में किसके द्वारा किया गया था? तो नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा द्वारा तो इसे पारित कर दिया गया था, संविधान द्वारा इसे पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। अब देखिए आगे, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 13 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 13। यानी 13 समितियां बनाई गई थी। किसके निर्माण के लिए? भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 13 समितियां किसके द्वारा बनाई गई थी? संविधान सभा द्वारा। समझ गए ना? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समिति निम्न है। तो देखिए इसमें जैसे संचालन समिति या राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति या वार्ता समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ये इसका था। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि संचालन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या वार्ता समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, दूसरा में है संघीय संविधान या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नेहरू को। किसे? नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू को। किसका? संघीय संविधान समिति या तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार समिति या अल्पसंख्यकों के परामर्श समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भाई पटेल। ध्यान रखें, देखिए ये पूछा जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं को मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब आगे देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ये ध्यान रखिए कि देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण है कि आज ही रखना पड़ेगा। यानी संविधान निर्माण के समय कितनी समितियां बनाई गई थी, 13 समितियां, जिसमें प्रमुख समितियां निम्न है। जैसे ये पूछा जाता है कि आपसे पूछ देगा कि संघीय संविधान समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया था, किसे, संविधान निर्माण के समय संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। समझ रहे हैं। अब देखिए इस समिति में सबसे बड़ा समिति, यानी इन 13 समितियों में सबसे बड़ा समिति कौन थी, तो ये मौलिक अधिकार समिति थी। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि इन सभी समितियों में सबसे बड़ा समिति, या संविधान निर्माण के समय 13 समितियों में सबसे बड़ा समिति कौन थी, तो मौलिक अधिकार समिति थी। इसमें सदस्यों को देखिए, ये मौलिक अधिकार समिति थी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 54 थी। कितने, 54 सदस्य बने थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि सबसे छोटा और महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। बहुत बार पूछा गया कि सबसे छोटा या महत्वपूर्ण समिति कौन थी, तो कौन थी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो 7 सदस्य। आज सबसे बड़ा कौन है, मौलिक अधिकार समिति के सदस्य कितने थे, 54 सदस्य थे। और उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे देखिए, प्रारूप समिति को ही क्या कहा जाता है, तो मसौदा समिति। यानी इसी को प्रारूप समिति को क्या बोल सकते हैं, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी। यानी प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति की कहते हैं। और इस समिति का स्थापना कब हुआ था, यानी इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में था। आप देखिए 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, तो 29 अगस्त के दिन ही हुआ था। आज इस दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए प्रारूप समिति का भी स्थापना कब हुआ, 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके 7 सदस्य, इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। तो बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे, ये कर देगा, 4 ऑप्शन देगा, एक नहीं रहेगा। तो निम्न में से कौन सदस्य थे, तो आपको पता होगा तब नहीं, तो 7 आपको आध ही रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 7 सदस्य थे। तो पहला देखिए डॉक्टर भीम
राव अंबेडकर ठीक है, ये अध्यक्ष थे। यानी प्रारूप समिति का क्या थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति का। दूसरा थे गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा थे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा था कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। आगे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। आगे थे एन माधव राव, ये किनके स्थान पर थे? तब बी एन मित्र के स्थान पर चुने गए थे। अब अगला थे टी कृष्णाचारी, ये किनके स्थान पर थे? तो डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी में, तब ये बने थे। तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कौन कौन? तो देखिए कृष्ण भगवान का याद रखिए, आपको सभी याद हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो जान रहे हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये ऐसे ही याद रहेगा। आप देखिए गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण भगवान को गोपाल भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण नाम में है। कन्हैया भी बोला जाता है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, यानी कृष्णा को ही नाम है। फिर देखिए सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एक ये याद रखिए मुस्लिम नाम है सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और उसके बाद देखिए एन माधव राव, कृष्णा को माधव भी बोला जाता है। अब देखिए टी कृष्णा माचारी, ये तो अपने हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी पूछे जा रहे हैं कि एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया था किसके स्थान पर? तब बी एन मित्र के स्थान पर। एन माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य किसके स्थान पर बनाया गया था? बी एन मित्र के स्थान पर। और टी कृष्णाचारी को किसका स्थान पर बनाया गया था? तब डीपी खेतान, इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी, डीपी खेतान को। तब इनको इनका प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया था। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपका 7 सदस्य थे। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकार किया गया। अब ये प्रश्न पूछ दे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है, यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए
अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान पर 284 लोग हस्ताक्षर किए थे। ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि संविधान का निर्माण हो चुका था, जब संविधान बन चुकी थी तो उस समय कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? 284 लोग हस्ताक्षर किए। आज प्रथम हस्ताक्षर यानी भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसका था? तो नेहरू का था। यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार यानी प्रथम संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ध्यान रखिए, ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो नेहरू द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिएगा, देखिए यहां पर क्या है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कई बार पूछे गए हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तब प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, सभा की प्रथम बैठक और प्रथम इसमें लिख देते प्रथम और अंतिम बैठक तब प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगर आपसे प्रश्न में ये रहे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और यह प्रश्न में अगर यदि रहे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इस ही बैठक में यानी अंतिम बैठक में ही यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चुन लिया गया था इसी दिन। समझिए ना, कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इसी दिन राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यानी वंदे मातरम, ये दोनों को भी इसी दिन स्वीकार कर लिया था। यानी संविधान सभा द्वारा इसी दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही कहा हुआ था, राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार कर लिया गया था कि ये ही राष्ट्रीय गान रहेगा, जन गण मन। और ये राष्ट्रीय गीत को भी कई बार पूछे गए कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। लेकिन अगर ये आपसे प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के संविधान में कब यानी कांग्रेस पार्टी की बैठक में कब गाया गया था राष्ट्रीय गान को, जन गण मन, तो 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत को 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। ये राष्ट्रीय गान जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, और ये वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया, और ये गीतांजलि पुस्तक से लिया गया जन गण मन। अब देखिए, ये तो हो गया। अब आगे देखिए, 26 जनवरी यानी कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया। यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया, यानी भारतीय संविधान लागू हो गए। कब? 26 जनवरी। और इसी दिन भारत है सो गणतंत्र बना था। और
गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। यानी अंग्रेजों द्वारा जो गवर्नर जनरल पद था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और भारत गणतंत्र हो गया था, किसी के अधीन में न रहा था, ये आजाद हो गया था। कब? ये अपना संविधान बना लिया था, किसी के भरोसे नहीं रहा था, अपना संविधान बना लिया था, यानी गणतंत्र हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आपको ये प्रश्न मन में खटक रहा होगा कि आखिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उस दिन गणतंत्र भारत क्यों नहीं हुआ, उस दिन संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया, ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो देखिए, आपको याद होगा, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे इतिहास में, लेकिन यहां देखिए आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में झंडा फहराया गया था और आजादी के रूप में पूरे भारत में मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। यानी 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि हम लोग आजादी के रूप में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाएंगे। इसलिए 26 नवंबर को ही मेरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था हमारा संविधान। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, ये हमारा संविधान, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन देश में, यानी भारत देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू हुई गई और उसी दिन से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भारत में लागू हो गई। यानी अपने से शासन करना, दूसरे के अधीन न रहना। पहले क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन की जा रही थी भारत पर, लेकिन अब गणतंत्र हो जाने के बाद हम खुद शासन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? यानी किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं देगी भारत। भारत है सो एक गणतंत्र हो गया, यानी आजाद हो गया। तो इस दिन से यहाँ अपना कानून चलने लगा। कब से? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह कानून चल गया। अब देखिए, संविधान लागू होने में संविधान सभा द्वारा इस पर 3 बार वाचन मतलब होता है बहस, यानी संविधान लागू करने के पहले 3 बार इसमें बहस हो गया कि संविधान जो लिखा जा रहा था वो है सही मायने में क्या है कि नहीं है, इस पर बहस की गई। तो ये कई बार पूछे जाते हैं कि प्रथम वाचन या बहस, संविधान सभा की प्रथम वाचन कब हुआ था? तो संविधान सभा के प्रथम वाचन देखिए, वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 से कब तक चला था? तो 9 नवंबर 1948 तक ही चला था। यानी संविधान सभा पर प्रथम जो बहस हुआ था से कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, 9 नवंबर 1948 तक चला था। द्वितीय वाचन यानी संविधान सभा पर दूसरा बहस जो हुआ था सो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था। सो कब तक चला था? ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। यानी सबसे लंबा वाचन यही हुआ था, द्वितीय वाचन। यानी दूसरे बार जो बहस हुई थी सबसे लंबा कब? 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। अब तृतीय वाचन है सो आपको 14 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। यानी संविधान सभा पर कितने बार बहस हुए? 3 बार बहस हुए। कब? पहला बहस कब से कब? ये डेट सहित आप लोग याद रखिएगा, ये डेट सहित पूछा जाता है। तो प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन कब से कब शुरू हुआ और कब तक चला? तो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो इस प्रकार से संविधान का निर्माण
हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनने में कितना समय लगा था आपको, तो देखिए संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और कुल समय कितना लगा था संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान में विदेशी तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने भारतीय संविधान का निर्माण तो किया गया, लेकिन कहां से, किस देश के संविधान से किसे लिया गया, आने कौन सा शब्द वहां से जोड़ा गया, इसके बारे में, आने विदेशी शब्द को शामिल जो किया गया, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।